हेलो फ्रेंड्स। अब पढ़ेगा इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमारे द्वारा बीपीएससी 17th के लिए टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट की जा रही है, जिसमें कुल 15 टेस्ट आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। 12 सेक्शनल होंगे और 3 फुल लेंथ के। ये टेस्ट सीरीज़ 1 मार्च से शुरू कर दी गई है। इसमें टोटल 150 क्वेश्चन होंगे, जो आपको व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा प्रोवाइड किए जाएंगे। टेस्ट सीरीज़ पीडीएफ फॉर्म में होगी और उसका आंसर भी पीडीएफ फॉर्म में ही आपको मिलेगा। वीडियो डिस्कशन क्लास हमारे यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में आपको मिल जाएगी। टेस्ट सीरीज़ की डिटेल्स और अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा अटल 1.0 टेस्ट सीरीज़ का प्रथम टेस्ट का डिस्कशन। हमारा पहला सवाल है, बौद्ध धर्म के विषय पर नागसेन और मिनांडर प्रथम के बीच हुआ संवाद किस पुस्तक में दर्ज है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मिलिंद पन्हु। बौद्ध धर्म अपनाने से पहले इंडो ग्रीक राजा मिनांडर बौद्ध धर्म के संबंध में नागसेन से कुछ संवाद किए थे, जिसका संकलन आपको मिलिंद पन्हु में प्राप्त होगा। इसे इंग्लिश में द क्वेश्चन ऑफ मिलिंडा नाम से भी जाना जाता है। इसके साथ ही रास तरंगिणी कल्हड़ द्वारा रचित रचना है, जिसमें कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी है। हर्षचरित बाणभट्ट द्वारा रचित रचना है, जो 7वीं शताब्दी में इन्होंने रचना की थी। अर्थशास्त्र मौर्य काल के बारे में बताता है। अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य हैं। हमारा अगला सवाल है, 10 राजाओं के युद्ध में भरतों ने किस नदी के तट पर विजय प्राप्त की थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, परुष्णी नदी। दोस्तों, ऋग्वेद में रावी नदी को परुष्णी नदी के नाम से जाना जाता था। सतलुज नदी को सतुद्री, इंडस नदी को सिंधु नदी के नाम से। ऋग्वेद के अनुसार जो दसराग युद्ध था या 10 राजाओं की जो प्रसिद्ध लड़ाई थी, उसमें एक तरफ भारत राजा सुदास थे और दूसरी तरफ 10 प्रसिद्ध जनजातियां थीं। ये युद्ध परुष्णी नदी के किनारे हुआ था। इसमें निर्णायक विजेता जो थे वो भरत थे। हमारा अगला सवाल है, किस श्रेणी में लेखन के आविष्कार से पहले हुई घटनाओं को शामिल किया गया है और जो 3 पाषाण युगों का प्रतिनिधित्व करती हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, प्रागैतिहासिक। प्रागैतिहासिक या पूर्व इतिहास काल लिखित भाषा से पहले का है, जिसमें पाषाण युग शामिल है और इसमें लिखित अभिलेखों का अभाव था, इसलिए इसके बारे में कुछ खास साक्ष्य प्राप्त नहीं होते हैं। पाषाण युग को भी 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल आते हैं। हमारा अगला सवाल है, हड़प्पा स्थलों पर पाई गई जानवरों की हड्डियों में मवेशी, भेड़, बकरी, भैंस और सूअर की हड्डियां शामिल है। दूसरा कथन, हल के टेराकोटा मॉडल चोलिस्तान और बनावली में पाए गए हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, दोनों ही कथन सत्य हैं। दोस्तों, जो हड़प्पा स्थल में खुदाई से हमें पाकिस्तान के चोलिस्तान और हरियाणा के बनावली स्थल प्राप्त हुए थे, वहाँ से हल्के टेराकोटा के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। साथ ही कालीबंगन जो राजस्थान में खुदाई के माध्यम से प्राप्त हुआ था, वहाँ पे जुते हुए खेत के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। साथ ही हड़प्पा स्थलों पर पाई गई जानवरों की हड्डियों में मवेशी, भेड़, बकरी, भैंस और सूअर की हड्डियां भी पाई गई हैं। इस तरह हमारा दोनों कथन सत्य है। अगला सवाल, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? पहला, हालांकि मोहनजोदड़ो सबसे प्रसिद्ध स्थल है, लेकिन खोजा गया पहला स्थल हड़प्पा था। दूसरा, बस्ती को 2 भागों में विभाजित किया गया है, एक छोटा लेकिन ऊंचा और दूसरा बहुत बड़ा लेकिन निचला। तीसरा, निचला शहर भी कहीं कहीं 4 दीवारी से घिरा हुआ था। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, तीनों ही कथन सत्य हैं। दोस्तों, मोहनजोदड़ो सबसे प्रसिद्ध स्थल है, लेकिन खोजा गया पहला स्थल हड़प्पा था, इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए हमारा पहला कथन सत्य है। दूसरा, सिंधु घाटी सभ्यता में पाई गई बस्तियां 2 भागों में विभाजित थीं, एक ऊंचे लेकिन छोटे होते थे और दूसरे बहुत बड़े लेकिन निचले होते थे।
और कहीं कहीं पे निचले शहर में भी चारों ओर से घेराव पाया गया है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख द्विभाषी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कांधार। अशोक के कांधार शिलालेख को द्विभाषी माना जाता है, जो ग्रीक और अरामाइक लिपि दोनों में है। हमारा अगला सवाल है, सिलोन के बौद्ध राजा मेघवर्मन को बोध गया में एक मठ बनाने की अनुमति किस गुप्त सम्राट द्वारा दी गई थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, समुद्रगुप्त। गुप्त साम्राज्य सिलोन के बौद्ध राजा मेघवर्मन को बोध गया में एक मठ स्थापित करने की अनुमति दी थी। सिलोन प्राचीन काल में श्रीलंका का नाम होता था। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक शक युग की शुरुआत के लिए जिम्मेदार है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कनिष्क। कुषाण सम्राट कनिष्क को 78 ईस्वी में सिंहासन पर बैठने के बाद शक युग की शुरुआत के लिए जाना जाता है। साथ ही विक्रम संवत, जिसे भारत और नेपाल में हमारे कैलेंडर में अपनाया गया है, इसकी शुरुआत 58 ईसा पूर्व हुई थी। हमारा अगला सवाल है, ग्रेगोरियन कैलेंडर और हिजरी कैलेंडर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, हिजरी कैलेंडर, जिसे इस्लामिक या हेलियो कैलेंडर भी कहा जाता है। दूसरा, ग्रेगोरियन कैलेंडर को पोप ग्रेगरी 1713 द्वारा 1582 में जूलियन कैलेंडर के सुधार के रूप में पेश किया गया था। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। केवल कथन दो सत्य है, क्योंकि दोस्तों हिजरी कैलेंडर, जिसे इस्लामिक या चंद्र कैलेंडर कहा जाता है, हेलियो कैलेंडर नहीं। दूसरा कथन हमारा सत्य है, क्योंकि पोप ग्रेगरी 13 द्वारा जूलियन कैलेंडर के सुधार के रूप में पेश किया गया था। ग्रेगोरियन कैलेंडर दुनिया में सबसे उपयोग में लाया जाने वाला कैलेंडर है। इसमें अधिकांश वर्ष 365 दिन के होते हैं और लीप वर्ष 366 दिन के होते हैं, जो वर्तमान में हमारे यहाँ भी इसका इस्तेमाल होता है। अगला सवाल, मौर्य राजवंश का अंतिम शासक कौन था, जिसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग द्वारा हत्या के फलस्वरूप उसके राजवंश का अंत हो गया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बृहद्रथ। बृहद्रथ को उनके ही सेनापति ब्राह्मण जनरल पुष्यमित्र शुंग ने हत्या कर दी थी और उसके बाद शुंग वंश की स्थापना की थी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा चार वेदों का गठन करता है? दिए गए ऑप्शन है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, संहिता। दोस्तों हमें पता है कि ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और चौथा वेद अथर्ववेद को मिलाकर चार वेद कहा जाता है। इसलिए संहिता वेदों में नहीं आता है। इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 1, 2, 3। वेद में चार प्राथमिक घटक होते हैं, जिनमें संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद आते हैं। हर वेद के अपने ब्राह्मण होते हैं। हमारा अगला सवाल है, गौतम बुद्ध को निर्वाण ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, गया में। गौतम बुद्ध को 35 वर्ष की आयु में बिहार के गया में निरंजना नदी के किनारे पीपल के पेड़ के नीचे निर्वाण या ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जिसके बाद वो बुद्ध या केवल्य कहलाए। बुद्ध को कुशीनगर में महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। महापरिनिर्वाण बुद्ध की मृत्यु को प्रतीक है। हमारा अगला सवाल है, गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त साम्राज्य का संस्थापक था। इन्होंने लगभग 320 ईस्वी तक शासन किया था। गुप्त वंश के अन्य शासकों में समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त आदि प्रसिद्ध शासक हुए। हमारा अगला सवाल है, कौन सा गुप्त शासक अपनी व्याप्त सैन्य विजय के लिए जाना जाता है और उसे अक्सर भारत का नेपोलियन कहा जाता है?
इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, समुद्रगुप्त। चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र समुद्रगुप्त को उनकी व्यापक सैन्य विजय के लिए जाना जाता है, जिसकी वजह से ही उन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इसके साथ दोस्तों समुद्रगुप्त के ही दरबार में हरिसेन नामक एक बौद्ध भिक्षु थे। इन्होंने इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख या प्रयाग प्रशस्ति शिलालेख की रचना की थी। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन से उपकरण और नवाचार आमतौर पर मध्य पाषाण काल से जुड़े हुए हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सूक्ष्म पाषाण और मछली पकड़ने के उपकरण। जैसा कि दोस्तों मैंने बताया कि पाषाण काल 3 भागों में बटा था, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। मध्य पाषाण काल में छोटे बारीक रूप से तैयार किए गए पत्थर के उपकरण होते थे, जिनका उपयोग उस समय मछली पकड़ने और अन्य गतिविधियों में किया जाता था। नवपाषाण काल में तो विकसित सभ्यता दिखने लगी थी, जिसमें कृषि, पशुपालन और खे इस तरह के दृश्य दिखने प्राप्त होते हैं। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक को अपने शासन के दौरान कला, संस्कृति और शिक्षा को बढ़ावा देने का श्रेय दिया जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है, इन्हें सर्वाधिक प्रसिद्ध विक्रमादित्य भी की भी उपाधि प्राप्त है। इनके युग में साहित्य और कला अपने चरम पे थी। इनके दरबार में नौरत्न थे। इन नौरत्नों में अमर सिंह, धन्वंतरी, हरिसेन, कालिदास, शपणक, शंकु, वराहमिहिर, वररुचि, बेताल भट्ट आदि थे। अगला सवाल, गुप्त साम्राज्य का अंतिम महत्वपूर्ण शासक कौन था जो विदेशी आक्रमणों के खिलाफ साम्राज्य की रक्षा के प्रयासों के लिए जाना जाता था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त गुप्त साम्राज्य का अंतिम महत्वपूर्ण शासक था। इन्हीं के समय पे हूण आक्रमण हुए थे। हूण या हुना ये प्राचीन भारतीयों द्वारा मध्य एशियाई जनजातीय समूहों के लिए उपयोग में लाया जाता था। ये हूण 5वीं शताब्दी के अंत और 6ठी शताब्दी की शुरुआत में खैबर दर्रे के माध्यम से भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश किए थे। हमारा अगला सवाल है, किस काल में मनुष्य शिकार और संग्रहण से कृषि और स्थायी समुदायों की ओर परिवर्तित हुआ? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, नवपाषाण काल। दोस्तों पाषाण काल को जैसे कि 3 भागों में बांटा गया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। पूरा पाषाण काल में तो अल्प विकसित पत्थरों औजारों का उपयोग किया जाता था। लोगों को आग के बारे में जानकारी थी, बट उसके उपयोग से अपरिचित थे। मध्य पाषाण काल में स्थिति थोड़ी सही हुई। उन्हें उपकरणों का औजार वगैरह थोड़ी विकसित, शुरुआत के विकसित अवस्था में थे। नवपाषाण काल में ऐसा था कि कृषि विकसित अवस्था में आ गई थी। स्थायी गांव की बस्तियां, मिट्टी के बर्तन, जानवर, पशुपालन आदि के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। इसलिए मनुष्य शिकार और संग्रहण से कृषि और स्थायी समुदायों की ओर परिवर्तित नवपाषाण युग में हुआ। हमारा अगला सवाल है, प्रारंभिक मानव समाज में पशुपालन की क्या भूमिका थी? इसका वही जवाब है जैसा कि दोस्तों मैंने अभी बताया कि नवपाषाण काल में पशुपालन मुख्यतः एक स्थिर भोजन स्रोत प्राप्त करने के लिए ही किया जाता था। उस समय उनका पशुपालन का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ भोजन प्राप्त करना होता था। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, एक स्थिर भोजन स्रोत प्रदान करना। हमारा अगला सवाल है, प्राचीन दक्षिण भारत में संगम युग की प्रमुख विशेषताएं क्या थी? पहला, फलता फूलता व्यापार और शहरीकरण। दूसरा, शास्त्रीय तमिल साहित्य की रचना। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, दोनों ही कथन सत्य हैं। संगम काल 3री शताब्दी ईसा पूर्व से 3री सदी ईस्वी तक था। यह दक्षिण भारत से संबंधित था। बेसिकली संगम युग कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच के क्षेत्र को ही कहा जाता था। उस समय तमिल साहित्य बहुत प्रसिद्ध था और संगम युग को समृद्ध व्यापार, शहरीकरण, दक्षिण भारत में प्रमुख व्यापार आदि के लिए भी जाना जाता था। इसलिए यह दोनों कथन सत्य है। अगला सवाल,
संगम युग के दौरान संगम कविता का प्राथमिक केंद्र बिंदु क्या था? पहला, धार्मिक तथा पौराणिक विषय। दूसरा, प्रेम, प्रकृति और जीवन के विविध अनुभवों का जश्न मनाना। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, केवल दो। प्रेम, प्रकृति और जीवन के विविध अनुभवों का जश्न मनाना ही संगम युग के दौरान संगम कविता का प्राथमिक केंद्र बिंदु होता था। हालांकि धार्मिक तथा पौराणिक विषयों को भी कहीं कहीं शामिल किया गया है, पर वो मुख्य बिंदु नहीं होते थे। इसलिए हमारा जवाब ओनली ऑप्शन नंबर 2 है। नेक्स्ट, छठी शताब्दी के उत्तरार्ध में कौन सी घटना गुप्त साम्राज्य के पतन का प्रतीक थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, हुण आक्रमण। जैसा कि दोस्तों मैंने अभी बताया था कि हुण आक्रमण स्कंदगुप्त के काल में हुआ था। गुप्त साम्राज्य के पतन के कारणों में हुण आक्रमण भी एक महत्वपूर्ण कारण था। इन आक्रमणों के बाद साम्राज्य कमजोर होने लगा था और विखंडन की स्थिति हो गई थी। अगला सवाल, संभवतः हड़प्पा स्थलों पर पाए गए सभी सोने के आभूषण कहाँ से बरामद किए गए थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, भंडार से। अगला सवाल, छठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान यात्रियों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कौन से शाही अधिकारी जिम्मेदार थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, राजभट। छठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान पाली ग्रंथों के आधार पर देश में भीतर और पड़ोसी क्षेत्रों के साथ व्यापार अच्छा चल रहा था। अतः यात्रियों की सुरक्षा के लिए विशेष शाही अधिकारी होते थे जिन्हें राजभट कहा जाता था। हमारा अगला सवाल है, अशोक की माता कौन थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सुभद्रांगी। बौद्ध ग्रंथ अशोक वदान के अनुसार अशोक की माता सुभद्रांगी थी, जो चंपा के ब्राह्मण की बेटी थी। चंपा में एक ब्राह्मण थे, उनकी बेटी थी। हमारा अगला सवाल है, अशोक का सबसे लंबा स्तंभ कौन सा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सातवां। अशोक का सातवां स्तंभ अशोक के 13 स्तंभ लेखों में सबसे बड़ा है, जिसमें अशोक द्वारा धम्म नीति के जो कार्य किए गए हैं उसके बारे में व्याख्या की गई है। हमारा अगला सवाल है, वेदांत के 6 शाखाओं के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन, अद्वैत शाखा का कहना है कि व्यक्तिगत स्व, आत्मन और ब्रह्म दोनों एक ही हैं और इस अंतर को जानने से मुक्ति मिलती है। दूसरा, द्वैतावेद शाखा कहता है कि ब्रह्म सर्वोच्च वास्तविकता है, यह सभी का नियंत्रक है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, दोनों कथन सत्य है। दोस्तों, वेदांत स्कूल को 6 उप स्कूलों में विभाजित किया गया था, जिसमें प्रत्येक जो भी ग्रंथ थे उनकी अपनी अपनी विचारधाराएं थी, व्याख्याएं थी। अद्वैतवाद का प्रवक्ता आदि शंकर थे। विशिष्टाद्वैतवाद के रामानुजाचार्य थे। द्वैतवाद के माधवाचार्य थे। द्वैताद्वैतवाद के निम्बारकाचार्य थे। शुद्ध अद्वैतवाद के वल्लभाचार्य थे और अचिंत्य वेद अभेद के चैतन्य महाप्रभु थे। हमारा अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा संप्रदाय श्वेतांबर और दिगंबर के अलावा जैनियों का तीसरा संप्रदाय है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यापनीय संप्रदाय। कर्नाटक में दूसरी सहस्त्राब्दी के शुरुआती भाग के दौरान यापनीय संप्रदाय श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदायों के अलावा जैनियों का तीसरा संप्रदाय माना गया था। अगला सवाल, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में पुस्तक है और सूची 2 में लेखक है। दोस्तों, नाट्यशास्त्र का संबंध ऋषि भरत से था। विक्रमोर्वशीयम का संबंध कालिदास से था। सूर्य सिद्धांत का संबंध आर्यभट्ट से था और कामसूत्र का संबंध वात्स्यायन से था। नाट्यशास्त्र भरत मुनि द्वारा रचित ग्रंथ है, जिसमें नृत्य कलाओं के बारे में व्याख्या की गई है। विक्रमोर्वशीयम कालिदास की प्रसिद्ध रचनाओं में से एक है, जिसमें राजा पुरूरवा और अप्सरा उर्वशी के बीच प्रेम कहानी के बारे में बताया गया है। सूर्य सिद्धांत आर्यभट्ट द्वारा रचित ग्रंथ है। यह एक खगोलीय ग्रंथ है, जिसमें सूर्य की आकाशीय पिंडों की गतिविधियों के बारे में बात की गई है। कामसूत्र वात्स्यायन द्वारा रचित ग्रंथ है, जिसमें प्रेम, कामुकता आदि के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट, दिए गए विकल्पों में से किस ऐतिहासिक व्यक्ति की पहचान इकरात के रूप में की गई थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर
ए महापद्मनंद। महापद्मनंद नंद वंश के संस्थापक थे। इन्हें एकराट कहा गया था क्योंकि इन्हें अक्सर पहला भारतीय साम्राज्य निर्माता माना जाता है। इन्होंने सभी शासक राजकुमारों को नष्ट किया था, इसलिए इन्हें सर्व छत्रांतक की उपाधि भी प्राप्त हुई है। हमारा अगला सवाल है, पश्चिमी दक्कन में चालुक्यों की राजधानी कहाँ स्थित थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, वातापी में। चालुक्य दक्षिण भारत का एक वंश था जिनके पास समुद्र शक्तियाँ थीं। इनकी राजधानी वातापी थी जो कर्नाटक में आधुनिक बादामी में है। इसके अलावा मदुरै तमिलनाडु में है जो पुराने शहरों में से एक है। उज्जैन में महाकालेश्वर का मंदिर है जो कि ज्योतिर्लिंग में से एक है। वेल्लोर तमिलनाडु के शैक्षणिक संस्थानों, स्वास्थ्य सुविधाओं और ऐतिहासिक 16वीं सदी के किले के लिए प्रसिद्ध है। हमारा अगला सवाल है, चोल साम्राज्य के भीतर गैर ब्रह्मदेय गांवों में स्थानीय निवासियों की आम सभा को संदर्भित करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, उर। चोल काल के दौरान जो गैर ब्रह्मदेव गांव होते थे जिन्हें विल्लन वागई गांव भी कहा जाता था, उनमें जो आम सभा होती थी उसे उर कहा जाता था। हमारा अगला सवाल है, महावीर का प्रारंभिक अनुयायी कौन था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, जमाली। महावीर का जो प्रारंभिक अनुयायी था वो उनका दामाद जमाली था जो उनकी पुत्री प्रियदर्शनी का पति था। हमारा अगला सवाल है, उपनिषदों का स्वरूप क्या है? इसका सही जवाब है हिंदू दर्शन का स्रोत। दोस्तों, उपनिषद ग्रंथ ऐसे ग्रंथ हैं जिन्हें हिंदू धर्म का दर्शन माना जाता है। वर्तमान में प्रसिद्ध 108 उपनिषद की बारे में ज्ञात है। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता में किस संरचना को सबसे बड़ा होने का गौरव प्राप्त था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, एक अन्न भंडार। मोहनजोदड़ो में स्थित हड़प्पा का महान अन्न भंडार सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है। इसकी लंबाई लगभग 50 मीटर और चौड़ाई 15 मीटर। इसके अलावा इसमें अनाज कूटने के लिए गोलाकार ईंटों के मंच होते थे। हमारा अगला सवाल है, मध्य पाषाण काल के दौरान आमतौर पर पाए जाने वाले छोटे पत्थर के औजारों को क्या कहा जाता था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, माइक्रोलिथ्स। हमारा अगला सवाल है, बिंबिसार के लिए कौन सा वैकल्पिक नाम प्रयोग किया गया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, श्रेणिका। जैन साहित्य के अनुसार हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार को श्रेणिका कहा जाता था। मैंने अभी बताया कि एकरात और सर्व छत्रांतक नंद वंश के संस्थापक महापद्मनंद को कहा जाता है। हमारा अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता था? ये आप सभी को पता होगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को उनकी युद्ध और विजय नीतियों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता था। यह उपाधि उन्हें इतिहासकार विंसेंट ए स्मिथ ने दी थी। हमारा अगला सवाल है, तेलुगु महाकाव्य अमुक्तमाल्यदा के लेखक कौन है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कृष्णदेवराय। विजयनगर साम्राज्य के प्रसिद्ध शासक कृष्णदेवराय की प्रसिद्ध रचना जो तेलुगु में रचित है अमुक्तमाल्यदा है। इसमें भगवान वेंकटेश्वर के बारे में बताया गया है। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा पाकिस्तान में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का पुरातात्विक स्थल है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, हड़प्पा। हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित एक पुरातात्विक स्थल है। इसी के नाम पे सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। कालीबंगा राजस्थान का स्थल है। लोथल गुजरात का स्थल है। यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता का गोदीवाड़ा की प्राप्ति हुई है।
आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश से प्राप्त स्थल है। नेक्स्ट, कौन सा शिलालेख चोलों के ग्राम प्रशासन के बारे में जानकारी प्रदान करता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, उत्तर मेरू अभिलेख। दोस्तों, उत्तर मेरू अभिलेख एक लिखित अभिलेख है जिससे हमें चोल शासन के बारे में पर्याप्त जानकारी प्राप्त होती है। इसी के हिसाब से जो ग्राम सभाएं हुआ करती थी वो दो भागों में बटी थी। एक जो विशेष रूप से ब्राह्मणों के लिए होती थी और दूसरी आम सभा, आम जनों के लिए उर। हमारा अगला सवाल है, ऋग्वेद के किस मंडल को सामान्यतः सोम मंडल कहा जाता था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, नौवें मंडल को। शब्द सोम मंडल का प्रयोग अक्सर ऋग्वेद के नौवें मंडल से प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त ऋग्वेद में 1028 सूक्तियाँ प्राप्त हुई हैं। ऋग्वेद 10 पुस्तकों में विभाजित है जिन्हें मंडल कहा जाता है। पहला और 10वां मंडल नवीनतम है और सबसे लंबा है। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र शामिल है, अतः सोम मंडल का प्रयोग नौवें मंडल को भी संदर्भित करता है। हमारा अगला सवाल है, कांचीपुरम में प्रसिद्ध बैकुंठ पेरुमल मंदिर के निर्माण का श्रेय किस शासक को जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, नंदीवर्मन द्वितीय। कांचीपुरम में बैकुंठ पेरुमल मंदिर, जिसे थिरुपरमेश्वर विन्नाग्राम के नाम से भी जाना जाता है, पल्लव राजा नंदीवर्मन द्वितीय ने स्थापित किया था। यह द्रविड़ स्थापत्य शैली को प्रदर्शित करता है। हमारा अगला सवाल है, कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी के रूप में कार्य करता था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, तंजौर। मध्यकालीन चोलों की राजधानी तंजौर या तंजावुर थी। उद्घाटन बौद्ध परिषद कहाँ बुलाई गई थी? है ऑप्शन नंबर सी, राजगृह। पहली बौद्ध परिषद 483 ईसा पूर्व में राजगृह में सतकर्णी गुफा में आयोजित हुई थी। इसकी अध्यक्षता अजातशत्रु ने की थी तथा इसके शासक अजातशत्रु थे, लेकिन अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। इसी परिषद के दौरान बुद्ध की शिक्षाओं को 3 पिटकों में विभाजित किया था, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक, विनय पिटक। सांख्य दर्शन शास्त्र विद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कपिल द्वारा। सांख्य स्कूल ऑफ फिलोसफी की स्थापना कपिल ने की थी। यह एक वैदिक ऋषि थे। नेक्स्ट, नवदा टोली किस राज्य में स्थित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में इंदौर के पास नवदा टोली में गोल और आयताकार आवासीय संरचनाओं के साक्ष्य मिले हैं। हमारा अगला सवाल है, आहड़ सभ्यता से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, आहड़ के मूल निवासी तांबा गलाना जानते थे। दूसरा, चावल उनके लिए अज्ञात था। तीसरा, धातु का काम आहड़ की अर्थव्यवस्था का एक साधन था। चौथा, यहाँ काले लाल रंग के बर्तन मिले हैं जिन पर सामान्यतः सफ़ेद रंग की ज्यामितीय आकृतियाँ उकेरी गई है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 गलत हो जाता है क्योंकि उन्हें चावल का बारे में जानकारी थी। ताम्रपाषाण काल के दौरान राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र में जो सभ्यता पनप रही थी उसे आहड़ सभ्यता कहते हैं। इस सभ्यता में तांबे के औजारों के उपयोग और तांबे को गलाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इस सभ्यता के द्वारा चावल के बारे में भी इनको जानकारी थी, ऐसे साक्ष्य प्राप्त होते हैं। अतः ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर 2 गलत है। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन सा यूनानी दूत भेजा गया था? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, मेगास्थनीज।
मेगस्थनीज को उनकी प्रसिद्ध रचना इंडिका के लिए जाना जाता है। ये सेल्यूकस प्रथम के राजदूत भी थे जिन्हें चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था। अगला सवाल, सातवाहन वंश के सबसे पुराने शिलालेख किस शताब्दी के हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, पहली शताब्दी ईसा पूर्व। सातवाहन वंश के सबसे पुराने अभिलेख या शिलालेख पहली शताब्दी ईसा पूर्व के हैं। सातवाहनों ने कण्वों को हराकर मध्य भारत के क्षेत्रों पर अपना शासन स्थापित किया था। नेक्स्ट, सातवाहनों द्वारा मुख्यतः किस प्रकार के सिक्के जारी किए गए थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, शीशे के सिक्के। सातवाहनों ने तांबे और कांसे के सिक्के भी चलाए थे, पर मुख्य रूप से उन्होंने शीशे के सिक्के जारी किए थे, जिसे वे रोमन से आयात करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ऐतिहासिक काल के दौरान विरासत से संबंधित व्यापक कानून स्थापित किए गए थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, गुप्त काल। गुप्त काल में विरासत के संबंध में विस्तृत कानून बनाए गए थे और यह भी माना जाता है कि उस समय के अन्य राज्यों या राजवंशों की तुलना में गुप्तों की न्याय व्यवस्था सबसे बेहतर थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने आदिवासी समुदायों को ब्राह्मणवादी समाज में एकीकरण की सुविधा प्रदान की? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, गुप्त साम्राज्य। गुप्त शासकों ने अपने शासनकाल के दौरान ब्राह्मणवादी संस्कृतियों को दूर दूर तक फैलाया और कई आदिवासी समुदायों को सफलतापूर्वक ब्राह्मणवादी सामाजिक पदानुक्रम में समाहित कर लिया। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा राजा वाकाटक राजा रुद्रसेन प्रथम की संतान था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वीसेन प्रथम। वाकाटक शासन पृथ्वीसेन प्रथम वाकाटक राजा रुद्रसेन प्रथम के पुत्र थे। पृथ्वीसेन की तुलना महाकाव्य महाभारत के महान चरित्र युधिष्ठिर से की जाती है। यह फैक्ट आप याद रखिएगा। अगला सवाल, महाराष्ट्र में ताम्रपाषाण काल के दौरान लोग अपने मृतकों को किस दिशा में दफन करते थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, उत्तर से दक्षिण। जोरवे संस्कृति के लोग नरकुल एवं मिट्टी की दीवारों और फूस की छतों वाले विशाल आयताकारों घरों में रहते थे। क्योंकि ये पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, इसलिए ये अपने घरों के अंदर ही फर्श के नीचे शवों को दफन कर देते थे। ये वयस्कों को उत्तर दक्षिण दिशा की ओर दफनाते थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल ने एक ही कब्रगाह में मानव कंकालों के साथ साथ कुत्ते के कंकालों को भी दफनाए जाने के साक्ष्य उपलब्ध कराए हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बुर्जहोम। दोस्तों, कश्मीर घाटी में स्थित बुर्जहोम स्थल भी एक प्रागैतिहासिक बस्ती है, जहां खुदाई में कुत्तों और सींग वाले हिरणों सहित मानव और पशु दोनों के कंकाल प्राप्त हुए हैं, जिसके आधार पर यह अनुमान लगाया जाता है कि एक ही कब्रगाह में मानव और कंकाल के साथ कुत्ते के कंकाल भी प्राप्त हुए हैं। पर विचार करें, एक तरफ ऐतिहासिक स्थल है, दूसरी तरफ वह किस लिए प्रसिद्ध हैं, उनको सम्मिलित करना है। बुर्ज होम शैलकृत देव मंदिर, चंद्रकेतुगढ़ टेराकोटा कला, गणेश्वर ताम्र कलाकृतियाँ। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, दो एथेन। दोस्तों, बुर्ज होम नवपाषाणिक काल की विशेषताओं से युक्त था, अतः वहाँ शैलकृत देव मंदिर प्राप्त नहीं हुए हैं। चंद्रकेतुगढ़ से टेराकोटा कला के बर्तन वगैरह प्राप्त हुए हैं और गणेश्वर से ताम्र कलाकृतियाँ प्राप्त हुई हैं। अगला सवाल है, गोपद ब्राह्मण किससे संबंधित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अथर्ववेद से। गोपद ब्राह्मण गद्य ग्रंथों की शैली में एकमात्र ब्राह्मण है जो वैदिक अनुष्ठानों के बारे में विस्तार से बताता है। यह अथर्ववेद से जुड़ा हुआ है। हमारा अगला सवाल है, बोगस कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। बोगस कोई ऐसे शिलालेख हैं जिनमें वैदिक देवी देवताओं के नामों का उल्लेख है, जिनमें इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य आदि के बारे में चर्चा की गई है। हमारा अगला सवाल है, अलार कालम कौन थे?
इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, बुद्ध के एक शिक्षक। सिद्धार्थ जो बाद में बुद्ध बने, वे अलार कलाम के ही शिष्य थे। अर्थात गौतम बुद्ध ने अपनी दीक्षा अलार कलाम से ही प्राप्त की थी। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची का प्राचीन नाम क्या था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कक्कनम। भारत के मध्य प्रदेश में सांची एक महत्वपूर्ण बौद्ध पर्यटन स्थल था। इसे यूनेस्को ने अपने विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल किया गया है। इसके प्राचीन अन्य नामों में काकनाया, काकनदाबोटा और बोटासी पर्वत आदि भी है। नेक्स्ट, मौखरियों के शासनकाल के दौरान किस शहर ने धीरे धीरे उत्तरी भारत के राजनीतिक केंद्र के रूप में पाटलिपुत्र का स्थान ले लिया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कन्नौज। गुप्त साम्राज्य के पतन के दौरान मौखरी वंश ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक शहर कन्नौज पर शासन किया। कन्नौज ने धीरे धीरे उत्तरी भारत में राजनीतिक केंद्र के रूप में अपने आप को स्थापित किया और पाटलिपुत्र का स्थान ले लिया। नेक्स्ट, चूड़ामणि नाटक के लेखक कौन थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जगदेक मल्ला टू। जगदेक मल्ला टू सोमेश्वर तृतीय के पुत्र थे। इन्होंने चूड़ामणि ग्रंथ लिखा था, जिसका अर्थ होता है, चूड़ामणि का शाब्दिक अर्थ होता है संगीत का मुकुट रत्न। नेक्स्ट, भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, बोधिसत्व बौद्ध मत के हीनयान संप्रदाय की केंद्रीय संकल्पना है। दूसरा, बोधिसत्व अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय है। तीसरा, बोधिसत्व समस्त सचेतन प्राणियों को उनके प्रबोध के मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए स्वयं की निर्वाण प्राप्ति विलंबित करता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 और 3। केवल 2 और 3 कथन सत्य है। बोधिसत्व बौद्ध मत के हीनयान संप्रदाय से संबंधित नहीं है, अपितु यह महायान संप्रदाय से संबंधित है। हमारा अगला सवाल है, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान बुद्धि के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, कैवल्य। जैन धर्म में कैवल्य शब्द का अर्थ पूर्ण ज्ञान होता है। महावीर को जाम्बिक गांव के पास ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे 12 साल की कठोर तपस्या के बाद ही ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और वो कैवल्य कहलाए थे। नेक्स्ट, 3 रत्न सम्यक विश्वास, सम्यक कर्म और सम्यक ज्ञान का सिद्धांत किससे संबंधित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, जैन धर्म से है। सम्यक विश्वास, सम्यक कर्म और सम्यक ज्ञान को जैन धर्म का त्रिरत्न कहा जाता है। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसे विनाश की रात के रूप में वर्णित किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, कीर्तिवर्मन प्रथम। कीर्तिवर्मन प्रथम को नलों, मौर्यों और कदंबों के संबंध में विनाश की रात के रूप में जाना जाता है। हमारा अगला सवाल है, भारत में धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी का संबंध किस धर्म से संबंधित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जैन धर्म। स्थानकवासी श्वेतांबर जैन धर्म की एक शाखा है, जिसकी उत्पत्ति 1653 ईस्वी में हुई थी। इस संप्रदाय की यह मान्यता थी कि आत्मा की शुद्धि और निर्वाण की प्राप्ति के लिए मूर्ति पूजा जरूरी नहीं है। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथन पर विचार करें। भगवान विष्णु की पूजा करने वाले भक्तों को नैनार कहा जाता था, भगवान शिव की पूजा करने वाले भक्तों को अलवार कहा जाता था। निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन गलत हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। दोस्तों, ये जस्ट अपोजिट है। भगवान विष्णु की पूजा करने वालों को अलवार कहा जाता था और भगवान शिव की पूजा करने वाले भक्तों को नैनार कहा जाता था। हमारा अगला सवाल है, बुद्ध के समय भारत के 6 प्राचीन महानगर कौन से थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, चंपा, राजगृह, बनारस, साकेत, कौशाम्बी और श्रावस्ती।
बुद्ध के समय में भारत के 6 प्राचीन महानगर प्रसिद्ध थे। इसका उल्लेख महापरिनिर्वाण सूत्र में किया गया है। अगला सवाल, पाणी की अष्टाध्यायी में कितने महाजनपदों का उल्लेख है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 22। पाणी की अष्टाध्यायी में महाजनपदों का उल्लेख है। राजधानी तोसली थी, दक्षिणापथ की सुवर्णगिरी थी, प्राच्यपथ की पाटलिपुत्र थी। इस तरह से उपयुक्त में से सभी सही हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसमें सत्य कथन का चयन करें। 1921 MS वत्स ने हड़प्पा में खुदाई की। 1925 मोहनजोदड़ो में खुदाई शुरू हुई। 1946 REM व्हीलर ने हड़प्पा में उत्खनन किया। 1955 SR राव ने लोथल में खुदाई शुरू की और 1960 BB लाल और BK थापर ने कालीबंगन में खुदाई की। दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 5। ये सभी कथन सत्य हैं। 1921 में MS वत्स ने ही हड़प्पा में खुदाई की थी। 1925 में मोहनजोदड़ो में खुदाई हुई थी। 1946 में व्हीलर ने हड़प्पा में उत्खनन किया था और 1955 में SR राव ने लोथल में खुदाई की थी। 1960 में कालीबंगन की खुदाई BB लाल और BK थापर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के धम्म का केंद्रीय बिंदु क्या था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। शांति के प्रति निष्ठा, शांति और अहिंसा और सहनशीलता का सम्मान, ये अशोक के धम्म के प्रमुख बिंदु थे। अगला सवाल है, किस स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, भाब्रू स्तंभ। अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा गया था, जिसमें शिलालेख भी थे, स्तंभ लेख थे और गुहा लेख थे। अशोक के भाब्रू स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। नेक्स्ट, बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित कर कौन सा राज्य जीता था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अंग। बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को हराकर अंग राज्य को मगध में मिला लिया। बिंबिसार ने राजगृह का निर्माण कर उसे अपनी राजधानी बनाई। नेक्स्ट, अशोक के स्तंभ लेख बिहार के किस जिले से प्राप्त हुए हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, चंपारण। अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 7 है, जो भिन्न भिन्न स्थानों पे हैं, जिनमें दिल्ली टोपरा, दिल्ली मेरठ, लौरिया अरेराज, लौरिया नंदनगढ़, रामपुरवा तथा प्रयाग है। जिनमें से लौरिया अरेराज, लौरिया नंदनगढ़ और नाम रामपुरवा बिहार के चंपारण जिले में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौखरी शासक ने किसे परास्त कर मगध के अधिकांश भाग को जीत लिया? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, दामोदर गुप्त। मौखरी शासक ने दामोदर गुप्त को हराकर मगध के अधिकांश भाग को जीत लिया था। कुमार गुप्त उत्तर गुप्तों का पहला स्वतंत्र शासक था, जिसने अपने को चक्रवर्ती गुप्तों से स्वतंत्र किया था। नेक्स्ट, कर्ण वंश की राजधानी कहाँ थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पाटलिपुत्र। शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति की हत्या करके वासुदेव ने मगध की गद्दी पर कर्ण वंश की स्थापना की थी। नंद वंश का संस्थापक कौन था? ऊपर मैंने कई बार चर्चा की है दोस्तों कि नंद वंश के संस्थापक महापद्मनंद थे, जिन्हें एकरात और सहस्त्रांतक की उपाधि प्राप्त हुई है। नेक्स्ट, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने की थी। इस विश्वविद्यालय में अध्ययन के लिए भारत के अतिरिक्त विदेशी देशों जावा, चीन, तिब्बत, लंका, कोरिया आदि से भी छात्र आते थे। नेक्स्ट, शुंग कला के उत्कृष्ट नमूने बिहार के किस स्थान से प्राप्त होते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बोध गया।
शुंग कला के उत्कृष्ट नमूने बिहार के बोध गया से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विद्वान ने चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के बारे में कहा है कि इसकी शान शौकत का मुकाबला ना तो सूसा और ना एक बतना कर सकते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, एरियन ने कहा है। एरियन ने चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के बारे में कहा है कि इसकी शान शौकत का मुकाबला ना तो सूसा और ना ही एक बतना कर सकते हैं। चंद्रगुप्त के यह राजप्रसाद पटना के समीप कुम्भरहार गांव से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट, बिहार के अवसर बिहार के अवसर गया से प्राप्त एक मंदिर का भग्नावशेष प्राप्त हुआ है। इसकी दीवारों पर कौन सा कथा दृश्य अंकित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, रामायण। अवसर जो गया में है, वहाँ से एक मंदिर के भग्नावशेष वगैरह प्राप्त हुए हैं जिसमें दीवारों पर रामायण की कथा अंकित हुई है। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, आजीविकों ने। बराबर की गुफाओं का उपयोग आजीविकों ने आश्रय गृह के रूप में किया। मौर्य शासक अशोक ने बोध गया की यात्रा की थी और वहां एक स्तूप निर्मित कराया था। नेक्स्ट, मौर्य साम्राज्य के उपरांत मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, शुंग वंश। मौर्य शासक जो अंतिम थे बृहद्रथ की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी। अशोक की राजधानी कहाँ थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, पाटलिपुत्र। नेक्स्ट, अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में 5 प्रांत का उल्लेख मिलता है। प्राची या प्राची प्रांत, इसकी राजधानी कहाँ थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, पाटलिपुत्र। अशोक के समय जो 5 प्रांतों का उल्लेख मिलता है उनकी राजधानियाँ क्रमशः उत्तरापथ की तक्षशिला, अवंती की उज्जैनी, कलिंग की तोसली और प्राची या पूर्वी प्रांत की पाटलिपुत्र थी। सॉरी दोस्तों, एक और है, दक्षिणापथ की राजधानी सुवर्णगिरी थी। इस तरह से अशोक के 5 प्रांतों की राजधानियाँ तक्षशिला, उज्जैनी, तोसली, पाटलिपुत्र, सुवर्णगिरी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विद्वान के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने पालीब्रोथस या पाटलिपुत्रक उपनाम धारण किया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, स्ट्रैबो। स्ट्रैबो के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने पालीब्रोथस या पाटलिपुत्रक उपनाम धारण किया था। फिलार्कस, स्ट्रैबो और जस्टिन ने चंद्रगुप्त को सेंड्रोकोटस, एरियन और प्लूटार्क ने एंड्रोकोटस कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था? मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मगध पर शासन करने वाले राजवंश का सही क्रम क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, सर्वप्रथम हर्यक वंश जिसके संस्थापक बिंबिसार थे, फिर शिशुनाग वंश जिसके संस्थापक कालाशोक थे, नंद वंश जिसके संस्थापक महापद्मनंद थे, मौर्य वंश जिसके संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे, शुंग वंश जिसके संस्थापक पुष्यमित्र शुंग थे और कर्ण वंश जिसके संस्थापक वासुदेव थे। नेक्स्ट, किसके शासनकाल में मिस्र के राजा फिलाडेल्फस टॉलमी द्वितीय ने डायोनिसस नामक राजदूत को पाटलिपुत्र भेजा था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बिंदुसार। बिंदुसार के राज दरबार में यूनानी शासक एंटियोकस प्रथम ने डायमेकस नामक व्यक्ति को राजदूत के रूप में नियुक्त किया था। उसी प्रकार मिस्र के नरेश फिलाडेल्फस टॉलमी द्वितीय ने डायोनिसस
डायonysius नामक राजदूत को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। तृतीय बौद्ध संगीति की आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अशोक। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन अशोक के शासनकाल में 251 ईसा पूर्व में मगध की राजधानी पाटलिपुत्र में हुआ था। उस समय इसके अध्यक्ष मोगलीपुत्र तीसरे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक ने अपनी धम्म यात्रा के अंतर्गत बोध गया की यात्रा राज्याभिषेक के किस वर्ष में की थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 10वें वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक द्वारा अपने पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों का उल्लेख कहाँ मिलता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, शिलालेख 13 में। अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है एवं अशोक के हृदय परिवर्तन की बात कही गई है। यहीं पे पड़ोसी राजाओं के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों का भी उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट, मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मौर्य साम्राज्य की स्थापना 322 ईसा पूर्व में हुई थी। चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता चाणक्य ने की थी। नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध के सिंहासन पर अपनी सत्ता स्थापित की। नेक्स्ट, बिहार से प्राप्त होने वाले अशोक के स्तंभ लेख कौन नहीं है? अभी हमने दोस्तों इसके ऊपर चर्चा की थी। ऑप्शन नंबर सी, रोमिंदेही, अर्थात लौरिया अरेराज, लौरिया नंदनगढ़ और रामपुरवा बिहार के चंपारण से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट, मध्य भारत के सभी देशों में मगध देश में सर्वाधिक नगर थे। धनपतियों ने यहाँ चिकित्सालय बनवाए थे जहाँ रोगियों को मुफ्त भोजन तथा दवाएं दी जाती थी। यह किसकी उक्ति है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, फाहियान। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान ने यात्रा की थी। उसने संपूर्ण बिहार की यात्रा की थी। उसने अपनी यात्रा के दौरान उपयुक्त पंक्ति का जिक्र किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजातशत्रु ने किस राज्य के साथ युद्ध में प्रथम बार रथ मूसल तथा महाशिला कंटक नामक हथियारों का उपयोग किया? रथ मूसल और महाशिला कंटक, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, लिच्छवियों ने। अजातशत्रु ने लिच्छवी राज्य के साथ युद्ध में प्रथम बार रथ मूसल तथा महाशिला कंटक नामक हथियारों का उपयोग किया। इन नवीन शस्त्रों के जनक अजातशत्रु माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अजातशत्रु। बौद्ध धर्म की प्रथम संगीति राजगीर के निकट सप्तकर्णी गुफा में 483 ईसा पूर्व में अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी, जिसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय सर्वप्रथम किसने किया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, महापद्मनंद ने। महापद्मनंद का दोस्तों क्वेश्चन में जिक्र बार बार आ रहा है। ये नंद वंश के संस्थापक थे। इन्होंने ही मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय सर्वप्रथम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक ने अपने धम्म यात्रा के अंतर्गत सर्वप्रथम किस जगह की यात्रा की थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, बोध गया। अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में सर्वप्रथम बोध गया की यात्रा की थी अशोक ने। साथ ही ये बात भी याद रखने लायक है कि अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट, द्वितीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, साबकमीर ने। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व कालाशोक के शासनकाल में वैशाली में हुई थी। इसकी अध्यक्षता साबकमीर ने की थी। दोस्तों आप लोगों को मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो हमने आंसर PDF प्रोवाइड किया है उसमें ऑप्शन में आंसर सी दिया है, वो टाइपिंग मिस्टेक है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, साबकमीर। नेक्स्ट, यूनानी दूत मेगास्थनीज किसके दरबार में पाटलिपुत्र आया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त मौर्य।
यूनानी दूत मेगास्थनीज जो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। यह इंडिका पुस्तिका का लेखक भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कब हुआ था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 251 ईसा पूर्व। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन 251 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था। इसके अध्यक्ष मोगलीपुत्र तीर्थ थे। दोस्तों, जो आपको आंसर पीडीएफ प्रोवाइड की गई है उसमें इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी दिया है, जबकि इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 251 ईसा पूर्व होगा। नेक्स्ट, गुप्त काल की एक सुंदर कार्तिकेय की मूर्ति किस जिले में प्राप्त हुई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी शाहाबाद। गुप्त काल में पाटलिपुत्र मूर्तिकला का प्रमुख केंद्र था। गुप्त काल की एक सुंदर कार्तिकेय की मूर्ति शाहाबाद जिले में प्राप्त हुई है, जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में 16 महाजनपदों का उदय हुआ। इनमें कितने महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्रों में स्थित थे? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी 3। 16 महाजनपदों के बारे में बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से जानकारी मिलती है, जिसके तहत 3 महाजनपद अंग, मगध और वज्जी बिहार में स्थित हैं, जिनकी राजधानी क्रमशः अंग की चंपा, मगध की गिरिव्रज और वज्जी की वैशाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोध गया के महाबोधि मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी गुप्त काल में। बोध गया के महाबोधि मंदिर का निर्माण गुप्त काल में हुआ था। इसे यूनेस्को ने अपने विश्व धरोहर विरासत सूची में भी शामिल किया है। नेक्स्ट, हर्यक वंश के उपरांत मगध पर किस वंश की सत्ता स्थापित हुई थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए शिशुनाग वंश। हर्यक वंश के बाद मगध पर शिशुनाग वंश की सत्ता स्थापित हुई थी, जिसके संस्थापक शिशुनाग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नालंदा के सराय टीला में उत्खनन से क्या प्राप्त हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी पाल काल का बौद्ध विहार। दोस्तों, नालंदा के जो सराय टीला में उत्खनन कार्य हुआ है उसमें पाल काल का बौद्ध विहार प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से कथन गलत हैं, चयन करना है। 7 दिसंबर 2023 को दक्षिण पश्चिम चीन के सिचुआन प्रांत में चाइना जिनपिंग अंडरग्राउंड नामक विश्व की सबसे गहरी और सबसे बड़ी भूमिगत प्रयोगशाला का परिचालन शुरू किया गया है। सेकेंड, डीआरडीओ ने 2016 में स्वदेशी रूप से विकसित हेवी ड्यूटी ड्रोन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया, जिसका नाम रुस्तम 2 था। तीसरा, 17 दिसंबर 2023 को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने उत्तर प्रदेश के लखनऊ में 2 दिवसीय अटल स्वास्थ्य मेले का उद्घाटन किया। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई भी गलत नहीं है, अर्थात तीनों कथन सत्य है। दोस्तों जो दक्षिण पश्चिम चीन के सिचुआन प्रांत में चाइना जिनपिंग अंडरग्राउंड नामक विश्व की सबसे गहरी झील की खोज हुई है, सबसे गहरी प्रयोगशाला का परिचालन शुरू किया गया है, वह 2400 मीटर गहरी है। नेक्स्ट, मगध जनपद का संस्थापक कौन था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी शिशुनाग। आधुनिक बिहार के पटना और गया जिलों को मिलाकर मगध कहा जाता था। दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए बृहद्रथ तथा जरासंध। आधुनिक बिहार के पटना और गया जिलों को मिलाकर मगध कहा जाता था। मगध पर शासन करने वाला प्राचीनतम ज्ञात राजवंश बृहद्रथ वंश था और राजा बृहद्रथ ने ही मगध जनपद की स्थापना भी की थी। आंसर पीडीएफ में इसका ऑप्शन नंबर सी दिया है उत्तर, बट आप उससे सही कर लीजिएगा। इसका सही आंसर उत्तर नंबर ए है। मगध के किस शासक को कली का अंश नेक्स्ट क्वेश्चन, मगध के किस शासक को कली का अंश, परशुराम अवतार, क्षत्रियों का नाशक, सर्व छत्रांतक, एक छत्र और एकराट कहा गया है? दोस्तों, मैंने अभी ऊपर ही बताया था कि नंद वंश के संस्थापक महापद्म नंद को कली का अंश, परशुराम अवतार,
क्षत्रियों का नाशक, सर्वछत्रांतक, एक छत्र और एकराट कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक ने पाटलिपुत्र को पुनः राजधानी बनाया और तब से मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र ही रही? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कालाशोक। कालाशोक को काकवर्ण भी कहा जाता है। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक था। इसी ने ही पाटलिपुत्र को पुनः राजधानी बनाया, तब से मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र ही रही। नेक्स्ट, महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मगध साम्राज्य का सर्वप्रथम राजवंश कौन सा था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बृहद्रथ। दोस्तों, आंसर पीडीएफ में इसका आंसर भी ऑप्शन नंबर सी दिया है, उसे आप करेक्ट कर लें। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। महाभारत और पुराणों से ज्ञात होता है कि चेदीराज वसु के पुत्र बृहद्रथ ने राजगृह को राजधानी बनाकर मगध में स्वतंत्र राज्य स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत में साम्राज्यवाद की शुरुआत या विकास का श्रेय किसको दिया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, मगध को। प्राचीन भारत में साम्राज्यवाद की शुरुआत या विकास का श्रेय मगध को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, यजुर्वेद में सबसे पहले विदेह राज्य का उल्लेख मिलता है। यहाँ के राजवंश की शुरुआत इक्ष्वाकु के पुत्र नीमि विदेह से मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अथर्ववेद में व्रात्य शब्द का प्रयोग किस राज्य के लोगों के लिए किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अथर्ववेद में व्रात्य शब्द का प्रयोग मगध के लोगों के लिए किया गया है। इसी प्रकार ऋग्वेद में भी बिहार क्षेत्र के लिए कीकट या व्रात्य शब्द का उपयोग किया गया है। नेक्स्ट, कौन सा महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्र में स्थित नहीं है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, वत्स। अंग, वज्जी और मगध बिहार क्षेत्र में स्थित हैं। वत्स आधुनिक उत्तर प्रदेश के प्रयाग के पास तथा काशी महाजनपद के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2024 में किस राज्य की लाल चीटी चटनी अनूठे स्वाद और बनावट के कारण जीआई टैग प्राप्त की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा। उड़ीसा के मयूरभंज की लाल चीनी चटनी, जिसे काई चटनी के नाम से भी जाना जाता है, को हाल ही में जीआई टैग प्राप्त हुआ है। लाल चीटी का वैज्ञानिक नाम उकोफिला स्मार्गडीना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव के बारे में सही कथनों का चयन करें। पहला, 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन 12 से 16 फरवरी 2024 तक महाराष्ट्र के नासिक में किया गया है। दूसरा, इसका उद्घाटन 12 जनवरी 2023 को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने किया है। तीसरा, इस महोत्सव का विषय विकसित भारत @2047 युवाओं के लिए युवाओं के द्वारा है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 और 3 सही है। कथन 2 गलत है, क्योंकि इसका उद्घाटन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 दिसंबर 2023 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में राजघाट के समीप गांधी दर्शन में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। इस प्रतिमा की ऊंचाई कितनी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 10 फीट। नेक्स्ट, कोचिंग सेंटर के विनियामक हेतु दिशा निर्देश 2024 के संदर्भ में सही कथनों का चयन करें। जनवरी 2024 में शिक्षा मंत्रालय ने कोचिंग केंद्रों का विनियमन 2024 दिशा निर्देश जारी कर दिया है। इसके अनुसार कोई भी कोचिंग सेंटर 18 वर्ष से कम उम्र के विद्यार्थियों का नामांकन नहीं कर सकता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, केवल एक कथन सत्य है, दूसरा कथन असत्य है, क्योंकि उम्र 16 वर्ष है, 18 वर्ष नहीं। अतः कोई भी कोचिंग सेंटर 16 वर्ष से कम उम्र के विद्यार्थियों का नामांकन नहीं कर सकता है। नेक्स्ट, कॉर्पोरेट रुपए क्रेडिट कार्ड ई स्वर्णा के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? पहला, 26 दिसंबर 2023 को इंडसइंड बैंक ने रुपे नेटवर्क पर भारत का पहला कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड ई स्वर्णा लॉन्च किया है। दूसरा, इंडसइंड बैंक एक कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड के साथ यूपीआई कार्यक्षमता को एकीकृत करने वाला देश का पहला बैंक बन गया है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 1 और 2 दोनों सत्य हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, 18 जनवरी 2024 को मिस्र में कितने विश्व धरोहर स्थलों और संग्रहालयों में 3 में सौर ऊर्जा स्टेशनों का उद्घाटन किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमपी लेट्स ई साक्षी मोबाइल एप्लीकेशन के संबंध में कौन से कथन गलत हैं? गलत कथनों का चयन करना है। इस 16 जनवरी 2024 को सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने लॉन्च किया। दूसरा कथन, एप्लीकेशन को नई दिल्ली में एमपी लेड योजना के तहत संशोधित फंड फ्लो प्रक्रिया के लिए लॉन्च किया गया है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई भी कथन गलत नहीं है, अर्थात दोनों कथन सत्य हैं। दोस्तों, एमपी लेड योजना 1993 में आई थी, 23 दिसंबर 1993 में। इसके तहत ये था कि सांसदों को अपने निर्वाचन क्षेत्र में वहाँ के विकास के लिए सशक्त बनाने का इसका उद्देश्य था, जिसके तहत सरकार द्वारा इन्हें फंड प्रोवाइड किया जाता। नेक्स्ट, ब्रिक्स के नए सदस्य देश के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? चयन करें। अगस्त 2023 में दक्षिण अफ्रीका के जोहानबर्ग में हुए ब्रिक्स के 15वें समिट में ब्रिक्स नेताओं ने 6 देशों को संगठन में शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। दूसरा, 6 सदस्य देश ईरान, अर्जेंटीना, इथियोपिया, मिस्र, ईरान, यूएई और सऊदी अरब हैं जिन्हें ब्रिक्स में 1 जनवरी 2024 को शामिल करने का निर्णय लिया है। तीसरा कथन, 29 दिसंबर 2023 में अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति जेवियर माइली ने ब्रिक्स में ना शामिल होने का निर्णय लिया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी कथन सही हैं। छः देशों में से अर्जेंटीना ने इसमें शामिल ना होने का निर्णय लिया है, जिसके तहत अब ब्रिक्स सदस्य देशों की संख्या 10 हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2024 में वैज्ञानिकों ने किस राज्य में कवक की एक नई प्रजाति पैरामाइरोथेसियम इंडिकम की खोज की है, जो गंभीर पौधों की बीमारियों का कारण बनते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, केरल। पैरामाइरोथेसियम इंडिकम की पहचान फाइटोपैथोजेनिक कवक की एक नई प्रजाति के रूप में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है उसका चयन करना है। जनवरी 2023 में कच्छ की देशी खजूर की किस्म कच्छी खरेक भौगोलिक संकेत टैग पाने वाला गुजरात का दूसरा फल बन गया है। दूसरा, जनवरी 2024 में यूरोपीय संघ की कॉपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस ने वर्ष 2023 को अब तक का सबसे गर्म वर्ष घोषित किया है, जो पिछले 1 लाख वर्षों में दुनिया का सबसे गर्म वर्ष था। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, दोनों ही कथन सत्य है। खजूर कच्छी खरेक वर्ष 2011 में गिर केसर आम के बाद जीआई टैग प्राप्त करने वाला गुजरात का दूसरा फल बन गया है, अर्थात गुजरात का पहला फल जिसने जीआई टैग प्राप्त किया था वह गिर केसर आम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 जनवरी 2024 को मध्य प्रदेश के उज्जैन के नीलकंठ वन महाकाल में भारत की पहली स्वस्थ और स्वच्छ फूड स्ट्रीट प्रसादम का उद्घाटन किसने किया? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर मनसुख मांडविया ने। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री ने संयुक्त रूप से मनहित ऐप भी लॉन्च किया है इस अवसर पर, जो मानसिक स्वास्थ्य की जांच की सुविधा प्रदान करने वाली एक पहल है। और दोस्तों, मिलावट से निपटने के लिए उपभोक्ताओं को सशक्त बनाने के लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने सरल परीक्षणों के साथ घर पर आम खाद्य मिलावटों की जांच के लिए द डार्ट बुक जारी किया है। द डार्ट बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2023 में किस राज्य के सबसे बड़े सांस्कृतिक उत्सव हॉर्नबिल फेस्टिवल का 24वां संस्करण आयोजित किया गया है? दोस्तों, इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि यह कौन सा संस्करण था, 24वां, और यह फेस्टिवल नागालैंड में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाल ही में समाचारों में रहा फुजीवारा निम्न में से किससे संबंधित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। यह एक परिघटना है जिसमें दो कटिबंधीय चक्रवात जो पास पास होते हैं एक दूसरे के चारों ओर घूमना शुरू कर देते हैं। फुजीवारा प्रभाव को एक मौसमी संबंधी घटना के तौर पर समझा जा सकता है जब दो उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो बड़े पैमाने पर घूमने वाली तूफान प्रणाली है गर्म समुद्र के पानी पे बनते हैं और जब वो एक दूसरे के पास होते हैं और एक दूसरे के चारों ओर घूमना शुरू कर देते हैं तो इस घटना को फुजीवारा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। दिसंबर 2023 में ओडिशा के भुवनेश्वर में भारत के सबसे बड़े अत्याधुनिक खेल विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया गया किसके द्वारा? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी नवीन पटनायक। नवीन पटनायक ओडिशा के मुख्यमंत्री भी हैं। उन्होंने भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में भारत के सबसे बड़े अत्याधुनिक खेल विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया। इसमें इनको सहयोग किया है ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता अभिनव बिंद्रा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में चर्चा में रहे इनकी फ्लाइट के संदर्भ में कौन से कथन गलत हैं चयन करें? हवाई जहाज के जरिए कई देशों में रुकते हुए किसी देश में अवैध रूप से की जाने वाली घुसपैठ को डंकी फ्लाइट्स कहा जाता है। दूसरा कथन है यह शब्द पंजाब में चोरी छिपे हवाई मार्ग से अमेरिका या कनाडा जाने वाले लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। उपयुक्त में से कोई भी कथन गलत नहीं है अर्थात दोनों कथन सत्य हैं। पंजाब में चोरी छिपे हवाई मार्ग से अमेरिका या कनाडा जाने वाले लोगों के लिए यह शब्द इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। गलत कथनों का चयन करना है। आधार सक्षम भुगतान प्रणाली के लिए केवल बैंक के नाम आधार संख्या और आधार नामांकन के दौरान कैप्चर किए गए फिंगरप्रिंट की आवश्यकता होती है। दूसरा कथन। दिसंबर 2023 में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव उज्जैन में हप द्वितीय विश्व युद्ध संग्रहालय का उद्घाटन किया। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। केवल द्वितीय कथन ही सत्य है केवल द्वितीय कथन ही गलत है, पहला कथन सत्य है। द्वितीय कथन गलत होने का रीज़न यह है कि मोहन यादव ने उज्जैन में हब द्वितीय विश्वविद्यालय संग्रहालय का उद्घाटन नहीं किया है, अरुणाचल प्रदेश की मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने। और भारत में अमेरिकी राजदूत एरिक गॉरसेटी ने 2023 को अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान मित्र देशों की सेनाओं के शहीद वायु सैनिकों को समर्पित एशिया का दूसरा संग्रहालय द हम्प द्वितीय विश्व युद्ध संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। तो दोस्तों याद रखना यह मध्य प्रदेश में नहीं आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओडिशा की आदिवासी महिला किसान रायमती घुरिया ने बाजरा की कितनी किस्मों को संरक्षित किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी 30 किस्मों को 30 किस्मों को। रायमती घुरिया को बाजरा की रानी भी कहा जाता है। ये दुर्लभ बाजरा की खेती में सैकड़ों महिलाओं को प्रशिक्षित करती हैं। इन्हें G20 शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया गया। रायमती ने धान की 72 पारंपरिक किस्मों और 30 बाजरा किस्मों को संरक्षित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। यूएई के पहले हिंदू मंदिर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं चयन करें? पहला, इस मंदिर का निर्माण यूएई की राजधानी अबू धाबी के अबू मुरीखा के अल वाकबा नामक स्थान पर किया गया है। दूसरा, मंदिर का निर्माण 20,000 वर्ग मीटर की भूमि पर किया गया है। तीसरा, इस मंदिर का उद्घाटन 14 फरवरी 2024 को किया जाएगा। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। उपयुक्त तीनों कथन सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। जनवरी 2023 में किस भारतीय राज्य में पहली बार दुर्लभ तिब्बती भूरा भालू देखा गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी सिक्किम में। सिक्किम वन विभाग और WWF इंडिया ने हिमालय के ऊंचाई वाले इलाकों में पाए जाने वाले तिब्बती भूरे भालू को पहली बार भारत में उत्तरी सिक्किम के कैमरे में कैद किया। नेक्स्ट क्वेश्चन।
अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? पहला, इस महोत्सव का आयोजन 4 से 7 दिसंबर 2023 तक हरियाणा के कुरुक्षेत्र में किया गया। यह कथन सही है। दूसरा, इसका उद्घाटन 17 दिसंबर 2023 को भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी द्वारा किया गया। यह कथन भी सत्य है। तीसरा, इसके साथ ही उपराष्ट्रपति ने दिसंबर 2023 तक कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में वसुधैव कुटुंबकम, श्रीमद् भगवद गीता और वैश्विक एकता विषय पर आयोजित 8वीं अंतर्राष्ट्रीय गीता संगोष्ठी को संबोधित किया। अतः इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। कदंब शिलालेख के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं? चयन करें। जनवरी 2023 दक्षिणी गोवा के काकोडा में महादेव मंदिर में कदंब काल का 10वीं शताब्दी ईस्वी का एक शिलालेख खोजा गया है। यह कन्नड़ और संस्कृत में लिखा गया है। तीसरा कथन, इस शिलालेख पर पैराग्राफ की शुरुआत एक अद्भुत वाक्य अच्छा रहो अर्थात स्वस्ति श्री के साथ शुरू की गई है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। उपयुक्त दिए गए तीनों कथन सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 1 जनवरी 2024 को बालिकाओं के लिए उत्तर प्रदेश में पहले पूर्ण सैनिक स्कूल संविद गुरुकुलम सैनिक स्कूल का उद्घाटन कहाँ किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, वृंदावन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? पहला, विभिन्न राज्य अपने यहाँ पर स्लम को अलग अलग तरीके से परिभाषित करते हैं। दूसरा, ईरान ने दिसंबर 2023 में भारत सहित कुल 33 अन्य देशों के लिए पर्यटक वीज़ा की अनिवार्यता समाप्त कर दी है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों कथन सत्य हैं। ईरान ने भारत सहित कुल 33 अन्य देशों के लिए पर्यटक वीज़ा की अनिवार्यता समाप्त कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 जनवरी 2023 में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नई शिक्षा नीति के तहत किस भाषा को भारत की शास्त्रीय भाषाओं में शामिल किए जाने की घोषणा की थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, फारसी। अभी तक भारत में आधिकारिक रूप से घोषित शास्त्रीय भाषाओं की संख्या 6 है, जिनमें तमिल, तेलुगु, संस्कृत, कन्नड़, मलयालम और उड़िया है। नई शिक्षा नीति के तहत अब इनकी संख्या 9 हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16वें वित्त आयोग के संदर्भ में गलत कथनों का चयन करें। 31 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति के अनुमोदन से संविधान के अनुच्छेद 280(1) के अनुसरण में 16वें वित्त आयोग का गठन किया गया। पनगड़िया को तथा आयोग का सचिव श्री ऋत्विक रंजनम पांडे को नियुक्त किया गया है। शुरू होने वाले 5 वर्षों की अवधि को कवर करते हुए 31 अक्टूबर 2025 तक अपनी रिपोर्ट उपलब्ध कराए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। उपयुक्त में से कोई भी कथन गलत नहीं, अर्थात तीनों कथन सत्य हैं। वित्त आयोग का अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर पूर्वी महोत्सव 2024 के बारे में गलत कथनों का चयन करें। इस महोत्सव का आयोजन 11 से 15 फरवरी 2024 तक उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय द्वारा लखनऊ में किया गया। सेकेंड, उत्तर पूर्वी महोत्सव 2024 के दौरान जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में बराक छात्रावास का उद्घाटन किया गया। तीसरा, इस महोत्सव का उद्देश्य पारंपरिक हस्तशिल्प, हथकरघा, कृषि उत्पादों और पर्यटन की पेशकशों में आदान प्रदान को बढ़ावा देना है, जो क्षेत्र की वृद्धि और विकास के लिए उत्प्रेरक बन सकता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, केवल एक कथन गलत है, क्योंकि उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय द्वारा लखनऊ में नहीं दिल्ली में आयोजित किया गया है। बाकी के अन्य कथन सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? पहले प्रयोग न करने के भारतीय परमाणु सिद्धांत को औपचारिक रूप से जनवरी 2003 में अपनाया गया था। दूसरा, 27 दिसंबर 2023 प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में भारत का महावाणिज्य दूतावास खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों कथन सत्य हैं। नेक्स्ट,
हाल ही में चर्चा में रहे ओमान के सुल्तान हैतम बिन तारिक के बारे में गलत कथनों का चयन करें। फर्स्ट कथन, यह 15 से 17 सितंबर 2023 तक भारत की आधिकारिक यात्रा पर रहे। यह कथन सत्य है। यह उनकी भारत की पहली आधिकारिक यात्रा थी। दूसरा कथन सत्य है। सुल्तान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ नई दिल्ली में स्थित हैदराबाद हाउस में द्विपक्षीय वार्ता की। तृतीय कथन भी सत्य है। अर्थात इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। उपयुक्त में से कोई भी कथन गलत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंद महासागर में वर्ष 2024 के पहले उष्णकटिबंधीय चक्रवात अल्वारो ने किस देश को प्रभावित किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मेडागास्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही कथनों का चयन करें। भारत लौह अयस्क उत्पादन में आत्मनिर्भर है। दूसरा, 23 जनवरी 2024 को तुर्की ने स्वीडन को नाटो में शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। 1 और 2 दोनों कथन सत्य है। हंगरी द्वारा स्वीडन के नाटो में शामिल होने के प्रस्ताव को मंजूरी देने के बाद स्वीडन नाटो का 32वां देश होगा। इसी के साथ हमारा यह वीडियो डिस्कशन समाप्त होता है। आई होप आप सभी को यह वीडियो और हमारे क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। थैंक यू सो मच।